हेलो एवरीवन, वेलकम टू महामाना एकेडमी। जैसा कि हम लोग पहले जो है लॉ ऑफ क्राइम्स किए, उसके पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किए, तो उसी में आज सीयूईटी में लीगल स्टडीज़ के तहत जो है आज हम लोग जो है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी के बारे में करेंगे और हायरार्की ऑफ कोर्ट्स के बारे में इसको डिस्कस करेंगे। इसमें जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न दिए गए हैं इसके अंतर्गत उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें जो है सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी बना कैसे, क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या इसमें दिया गया है, जुडिशरी किस किस लेवल के जुडिशरी होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल जुडिशरी है, उसको डिस्कस करेंगे। क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिए गए हैं इसमें, क्या क्या पावर दिए गए हैं कोर्ट को, क्या कोर्ट कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, उसी में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं कि आगे इसमें क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमको सबसे पहले जानना है कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ लिखा है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल लॉ। जो हमारा भारतीय संविधान है वो हमारे देश में जितने भी कानून अभी चल रहे हैं, जितने भी लॉ हमारे देश में अभी इनेक्टेड है, या फिर जितने भी कानून हमारे देश में अभी जो कार्यरत है या फिर जो चल रहे हैं, उन सभी का जो है हमारा संविधान जो क्या है वो मदर है, मतलब माता है। क्यों माता है? इसलिए माता है कि हमारा जो पार्लियामेंट है, हमारा जो पार्लियामेंट है वो जब जब कभी भी कोई भी नया कानून बनाती है, क्या करती है? हमारा पार्लियामेंट जब कभी भी कोई भी नया कानून बनाती है वो कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखकर ही बनाती है कि ऐसा कोई हम प्रोविजन ना दे दे इस कानून में, इस नए कानून में, जो कि हमारे संविधान में दिए हुए जो अनुच्छेद है, जो हमारे संविधान में दिए हुए जो बातें हैं उसको कंट्राडिक्ट करे। ठीक है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी नया कानून हमारे देश में बनाया जाता है। तो इसीलिए यहां कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मदर है। क्या है? मदर है ऑफ ऑल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मदर है फॉर ऑल लॉ। सारे जितने भी कानून हमारे देश में चलते हैं उन सभी की माता जननी मानी जाती है हमारी भारतीय संविधान। उसी में आगे आइए हम देखते हैं क्या लिखा है यहां। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। यहां लिखा है जो हमारा जो भारतीय संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है सुप्रीम है, सर्वोपरि है। सुप्रीम मतलब सर्वोपरि कानून है, मतलब कोई भी जो हमारे देश में कानून चल रहा है उन सब से सबसे ऊपर क्या आता है? सबसे ऊपर आता है हमारा भारतीय संविधान। कौन आता है? हमारा भारतीय संविधान। इसलिए लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। आगे लिखा है इट्स फ्रेम फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स। इसके अंतर्गत ये जो है कुछ फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स बताया है, कुछ प्रोसीजर बताया है, इसमें कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया है, कुछ राइट्स के बारे में बताया गया है, कुछ पावर्स के बारे में बताया गया है और ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। किसका ड्यूटी? गवर्नमेंट का पावर, गवर्नमेंट का ड्यूटी, पब्लिक का पावर, पब्लिक का ड्यूटी, प्रेसिडेंट्स का पावर, प्रेसिडेंट्स का ड्यूटी, संसद का पावर, संसद का ड्यूटी, पार्लियामेंट का पावर, पार्लियामेंट का ड्यूटी, एमपी का पावर, एमपी का ड्यूटी, और पब्लिक के पास जो फंडामेंटल राइट्स है उन सभी चीजों के बारे में इसमें पूर्णतः बताई गई है। उसके आगे आता है इट इम्पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी एंड नॉट द पार्लियामेंट्री सुपरमेसी। हमारा जो भारतीय संविधान है, हमारा जो भारतीय संविधान है वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी में चलता है। हमारा भारत में क्या चलता है? हमारे भारत में चलता है कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी चलता है, ना कि पार्लियामेंट्री सुपरमेसी चलता। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर पार्लियामेंट्री सुपरमेसी चलता, अगर पार्लियामेंट्री सुपरमेसी चलता तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून लोगों पे बाध्य होता। फिर तो पार्लियामेंट कुछ भी कानून बना देती, कुछ भी बना देती, कोई भी नया लॉ ला देती और लोगों को उसको मानना पड़ता। लेकिन हमारे संविधान में ऐसा नहीं दिया। हमारे संविधान में बोला है कभी भी हमारे देश में अगर कोई भी कानून लागू किया जाएगा तो वो हमारे संविधान को देखते हुए ही लागू किया जाएगा। मतलब कि जो पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी वो भी जो है कानून हमारे संविधान को देखते हुए बनाएगी। इसीलिए यहां कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर
नहीं आएगी, कभी भी क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे ही रहेगी, भारतीय संविधान के नीचे ही रहेगी सुपरमेसी में। इसी में आगे लिखा है, एज इट इज नॉट क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट बट बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसीलिए जो हमारा भारतीय संविधान है वो पार्लियामेंट के द्वारा नहीं बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? पार्लियामेंट के द्वारा नहीं बनाया गया। इसके लिए एक अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब उसमें यह था कि कुछ लोग थे, जो कि आप पढ़े हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहले 7 लोग थे, जिसमें बी आर अम्बेडकर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट हुआ उसके प्रेसिडेंट थे। किसके? ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए क्या बनाया गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया, ना कि पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। एंड एडॉप्टेड बाय इट्स पीपुल। और जो भारतीय संविधान है, ये जो भारतीय संविधान है वो किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया है? भारत के जनता के द्वारा अडॉप्ट किया गया है। भारत के जनता के द्वारा जो है भारतीय संविधान जो है वो अडॉप्ट, अनुग्रहित किया गया है। विद द डिक्लेरेशन इन इट्स प्रियम्बल, जो कि हमारे प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना में भी बताया गया है। प्रियम्बल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले यही लिखा है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग मतलब क्या? हम जो भारत में जो रहने वाले पीपुल हैं, भारत में जो रहने वाले लोग हैं, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। जो भारतीय संविधान जो बनाया गया था उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, खुद से अडॉप्ट कर रहे हैं। एंड द पार्लियामेंट कैन नॉट ओवरराइड इट। पार्लियामेंट जो है कभी भी इसके ऊपर जो है ओवरराइड नहीं करेगा। क्या करेगा? पार्लियामेंट कभी भी इसके ऊपर ओवरराइड नहीं करेगा। ठीक है, इसी में आगे लिखा है कि जो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन? हमारा जो भारतीय संविधान है वो दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। किस मामले में? रिटेन मामले में। रिटेन लॉन्गेस्ट, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? सबसे बड़ा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। एंड इट्स कमिटमेंट इट हैज 395 आर्टिकल। जिस वक्त इस संविधान को बनाया गया, जिस वक्त इस संविधान को बनाया गया और उसको लागू किया गया अपने देश में, उस वक्त इसमें 395 अनुच्छेद थे। उसके अलावा इसमें 22 भाग भी थे। 22 भाग में 395 अनुच्छेद आते हैं और लास्टली 8 शेड्यूल थे उस टाइम। कितने थे? 8 शेड्यूल हुआ करते थे। ठीक है, यहां क्या लिखा है कि हमारा भारतीय संविधान जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें जो है कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां दी गई थी। उसके आगे है क्या हमारे संविधान की क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास है हमारे संविधान का। ठीक है, तब उसको हम देखते हैं कि हमारे संविधान का क्या क्या हिस्ट्री है। इसमें आगे लिखा है कि हमारा संविधान जो है वो अडॉप्ट किया गया था, वो अनुग्रहित किया गया था 26 नवंबर। कब अनुग्रहित किया गया था? 26 नवंबर ईयर 1949। कब अनुग्रहित किया था? 26 नवंबर 1949। हमारा संविधान जब बन के रेडी हुआ उसके बाद इसको जो है अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को अनुग्रहित कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। लेकिन इसको इफेक्ट में कब लाया गया? इफेक्ट मतलब लागू, भारत देश पे इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। इसीलिए जो है हम 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में या फिर रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। क्या है? इसीलिए 26 जनवरी को हम जो है रिपब्लिक डे के रूप में इसको मनाते हैं। एडॉप्ट कब किया गया?
26 नवंबर 1949, इस डेट को अच्छे से याद रखना है। एडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इफेक्ट कब किया गया, लागू कब किया गया? वो किया गया 26 जनवरी 1950 को। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं सब कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो एडॉप्ट कब किया गया। क्या पूछा जाएगा? एडॉप्ट कब किया गया। उसमें आपको दोनों डेट देते हैं। उसमें एडॉप्ट में जो है आपको दोनों डेट दिया रहता है और भी कुछ डेट दिया रहता है। तो आपको एडॉप्ट के साथ आपको नवंबर जाना है, 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर इनैक्टमेंट पूछे, इफेक्ट पूछे, तो आपको 26 जनवरी 1950 ऑप्शन टिक करना है। इसको आप ऐसे भी याद रख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में, A इज इक्वल टू एन, E इज इक्वल टू जे। ए मतलब एडॉप्टेड, ई मतलब इफेक्टेड। अगर एडॉप्टेड हुआ है तो नवंबर में जाएगा। यहां पे डेट सेम है, 26 है, वहां भी 26 है। ईयर अलग है, ईयर ध्यान में रखना है, 1 साल का अंतर है। ए में नवंबर जाएगा, ई में जनवरी जाएगा। क्या जाएगा? एडॉप्ट आएगा तो नवंबर ले जाएंगे, इनैक्ट आएगा तो हम उसको जनवरी लेके जाएंगे, लेकिन डेट सेम होगा, बस ईयर आगे पीछे हो जाएगा। 1 साल पहले, 1 साल बाद। आगे लिखा है इट वॉज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था संविधान को एडॉप्ट करने के लिए, अनुग्रहित करने के लिए, उसके बाद B.R. अम्बेडकर जो थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्या हुआ? संविधान को कौन एडॉप्ट किया? हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसको एडॉप्ट करके जो है देश में लागू करवाया। इसमें क्या था कि B.R. अम्बेडकर जो थे चेयरमैन थे। क्या थे? चेयरमैन या बोलो या फिर प्रेसिडेंट बोलो, जो बोलो, चेयरमैन थे इसके। B.R. अम्बेडकर क्या थे? चेयरमैन थे। किसके? ड्राफ्टिंग कमेटी के। ड्राफ्टिंग कमेटी क्यों बनाया गया था? ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया था संविधान को बनाने के लिए, संविधान को लिखने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी को जो है फॉर्म किया गया था। इसमें जो इसके हेड थे, जो इसके चेयरमैन थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इज वाइडली कंसिडर्ड टू बी आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसीलिए क्योंकि हमारे B.R. अम्बेडकर साहब जो थे वो इसके चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, इसीलिए कई जगह आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, सुना भी होगा कि भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का पिता किसको कहा जाता है? तो वहां पे B.R. अम्बेडकर लिखा होता है। इसीलिए भारतीय संविधान का पिता, आर्किटेक्ट, बनाने वाला, पिता, फादर, किसको कहते हैं हम? B.R. अम्बेडकर को कहते हैं। आइए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन ऑफ इंडिया बिकेम द कंटेम्पोररी एंड मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जिस दिन हमारा भारतीय संविधान एडॉप्ट किया गया उस दिन के बाद जो यूनियन ऑफ इंडिया था वो अब मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन गया। काहे मॉडर्न बन गया? उस टाइम जो है अंग्रेज का शासन था, उसके पहले राजा प्रथा था, राजा का शासन था, लेकिन यहाँ पे अब राजे के शासन को खत्म किया गया और नए तरीके से नया इंडिया जो है फॉर्म किया गया। और उसका मेन सोर्स किसको माना गया? नई न्यू इंडिया का मेन सोर्स माना गया हमारे भारतीय संविधान को। ठीक है, आगे इसमें लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इट्स सिटीजन अ 6 फंडामेंटल राइट्स। क्या लिखा है? हमारा भारतीय संविधान भारत के पर्सन को, भारत के पब्लिक को, भारत के लोगों को क्या देता है? 6 फंडामेंटल राइट्स प्रदान करता है, जो कि दिया गया है आर्टिकल 19 में। फंडामेंटल राइट्स का मतलब मौलिक अधिकार। कहां दिया है मौलिक अधिकार? कहां दिया है? आर्टिकल 19 में हमारे 6 के 6 मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। एंड दीज राइट आर, ये कौन कौन से राइट हैं, कौन कौन से अधिकार हैं, इसके क्या क्या नाम है, आइए देखते हैं। राइट टू फ्रीडम, पहला है राइट टू फ्रीडम,
राइट टू इक्वालिटी। क्या है? फंडामेंटल राइट्स जो है ये बताया गया है आपको 12 से 35 में। जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे, सॉरी उस टाइम मैं गलत बोल दिया था, 12 से 35 में बताया गया है। कहां बताया गया है फंडामेंटल राइट्स? ये 12 से 35 में बताया गया है। फंडामेंटल राइट्स का जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो वो दिया गया है कहां? 12 से 35 में। 19 में दिया गया है घूमने का अधिकार, बोलने का अधिकार, ये बताया गया। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में जो है स्पेशली आर्टिकल 19 में बताया है। लेकिन ओवरऑल जो फंडामेंटल राइट बताया गया है वो बताया गया है आर्टिकल 12 से 35 में बताया गया। मौलिक अधिकार 12 से 35 के बीच आता है। उसमें पहला है राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, right against exploitation, right against exploitation, and recently the right to privacy has been added to be a fundamental rights। क्या क्या दिया है इसमें? क्या क्या दिया है? पहला दिया है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। तीसरा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, हमारे कस्टम, हमारे जो एजुकेशन है उसको प्राप्त करने का अधिकार। तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो आप रिट पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो भी आपके साथ कुछ अगर कुछ अलग कुछ गलत होता है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कर सकते हैं। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, मतलब राइट टू एक्सप्लॉयटेशन में आप ये समझ जाइए कि एक्सप्लॉयटेशन मतलब किसी पे दबाव डाल के कुछ आप नहीं कराएंगे। मतलब जैसे जैसे बच्चों को फैक्ट्री में जो काम कराया जाता है ये सब आप नहीं करा सकते हैं। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत वो आएगा। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप काम नहीं कराएंगे, कुछ उल्टा सीधा नहीं सिखाएंगे, ये सब जो है एक्सप्लॉयटेशन में आता है। रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक केस था, आधार कार्ड से रिलेटेड एक केस था, उसमें ये कहा सुप्रीम कोर्ट कि ये जो है प्राइवेसी को उल्लंघन कर रहा है। और जो प्राइवेसी है वो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत जो है राइट टू फंडामेंटल राइट के अंतर्गत क्या है? राइट टू प्राइवेसी जो है पब्लिक को भी दिया गया है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी का मतलब होता है निजता का अधिकार। आप अपने प्राइवेसी को छुपा कर रख सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है कि हर एक चीज हम सबको बताएं। ठीक है, इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन के 3 ऑर्गन बताए गए हैं। नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन के कितने ऑर्गन बताए गए हैं? जो हमारे भारतीय संविधान है उसके 3 ऑर्गन बताए गए हैं। कौन कौन से 3 ऑर्गन? कौन कौन से 3 ऑर्गन? पहला ऑर्गन है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी। कौन कौन से 3 ऑर्गन? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर मतलब जो हमारा पार्लियामेंट है, जो हमारा विधानसभा है, जो हमारा विधान परिषद है, जो हमारा राज्यसभा है, ये सब जो है लेजिस्लेचर में आएगा। एग्जीक्यूटिव उसको कहते हैं जो लेजिस्लेचर है वो जो कानून बनाता है उसको जो लागू करवाता है उसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। जुडिशरी इफ उसको कहते हैं अगर कोई डिस्प्यूट एराइज हुआ है, अगर कोई डिस्प्यूट एराइज हुआ है तो उस डिस्प्यूट का जो रिजोल्यूशन देता है उसको हम जुडिशरी कहते हैं। और जो फंडामेंटल राइट्स होता है, जो हमारे संविधान में दिया हुआ जो फंडामेंटल राइट्स है उसका संरक्षण भी हम किसको जानते हैं? इंडियन जुडिशरी जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स का जो है संरक्षक माना जाता है। ठीक है, तो लेजिस्लेचर क्या करता है? नॉर्मली लेजिस्लेचर के पास क्या पावर है? विधायिका के पास क्या पावर है? लेजिस्लेचर मतलब विधायिका, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, जुडिशरी मतलब न्यायालय, न्यायपालिका। तो लेजिस्लेचर के पास, विधायिका के पास क्या पावर है? विधायिका लॉ बनाती है। विधायिका क्या कहती है? लॉ बनाती है। लेकिन कार्यपालिका क्या करती है? एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? एग्जीक्यूटिव जो विधायिका द्वारा लॉ बनाया गया है, जो विधायिका द्वारा कानून बनाया गया है
उसको इंप्लीमेंट कराती है, मतलब लागू कराती है। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, कार्यपालिका क्या करती है, जो विधायिका द्वारा बनाया गया कानून है उसको कार्यपालिका देश में लागू कराती है। क्या कराती है, इंप्लीमेंट कराती है। न्यायपालिका का क्या काम है, न्यायपालिका का यह काम है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट एराइज हुआ है, अगर कोई भी डिस्प्यूट एराइज हुआ है उसको रिजॉल्व करना, उसका रिजोल्यूशन देना न्यायपालिका का काम होता है। ठीक है। उसके बाद इसी में एक और चीज दिया है कि न्यायपालिका जो है फंडामेंटल राइट्स जो है उसका भी जो है, फंडामेंटल राइट्स जो है उसका भी संरक्षण करता है। क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स का संरक्षण करता है। ठीक है। आइए इसके आगे देखते हैं क्या है। इसके आगे लिखा है स्ट्रक्चर एंड द हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। हमारे भारत में जो भी न्यायालय हैं उनका कैसे कैसे, क्या उनके पावर है, कैसे कैसे उनको बनाया गया है, किस किस लेवल पे बनाया गया है, उसी के बारे में आगे हमको देखना है। तो उसकी सबसे पहले लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोविजन अबाउट द हायरार्की ऑफ इंडिया, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। क्या लिखा है, हमारा जो भारतीय संविधान है, क्या है, हमारा जो भारतीय संविधान है वो जो है यह प्रोविजन प्रोवाइड करता है, यह प्रोविजन दिया है संविधान में कि हमारे देश में कितने प्रकार के कोर्ट होंगे, किनके पास क्या पावर है, किनके पास क्या पावर है, कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता है। ये सारी चीज कहाँ बताई गई है, हमारे भारतीय संविधान में बताई गई है। उसमें हायरार्की ऑफ कोर्ट्स में सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट। सबसे ऊपर कौन सा कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को कब एस्टैब्लिश किया गया था, ये डेट आपको याद रखना है एग्जाम व्यू से, एग्जाम पर्पस से इस डेट को आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट को किस वक्त एस्टैब्लिश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश कब किया गया था, सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश 26 जनवरी 1950। किस दिन एस्टैब्लिश किया गया था सुप्रीम कोर्ट को, 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था। 26 जनवरी 1950 को एक और क्या चीज हुआ था, 26 जनवरी 1950 को एक और चीज हमारे देश में हुआ था। वो क्या हुआ था, वो यह हुआ था कि हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में भारतीय संविधान को लागू किया गया था। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहां पे है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहां पे है, सुप्रीम कोर्ट को ही अपेक्स कोर्ट भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ही दूसरा नाम, सुप्रीम कोर्ट का ही दूसरा नाम अपेक्स कोर्ट है। हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय, हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा सर्वोच्च न्यायालय, हमारा अपेक्स कोर्ट कहां पे है, हमारा अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है वह दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। इसमें जो है अभी तत्काल 31 जजेस की जो है बेंच जो है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में अभी तत्काल कितने जजेज हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट में अभी तत्काल जो है 31 जजेज हैं। लेकिन इसमें कितने जजेस की एग्जिस्टेंस हो सकती है, स्ट्रेंथ है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, हमारे सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की स्ट्रेंथ है, जिसमें से 31 जज जो है अभी एट प्रेजेंट है। कौन है, कितने जज हैं, 31 जज जो है अभी एट प्रेजेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत हैं। कितना हो सकते हैं, 34 जज हो सकते हैं मैक्सिमम। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट का
नया सीजेआई बना है हमारे सुप्रीम कोर्ट के, अभी जो है नया सीजेआई बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन बने हैं? इसके पहले DY चंद्रचूड़ थे। अभी तक जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे DY चंद्रचूड़, जो कि 10 नवंबर को जो है रिटायर हो गए। तो उसके बाद अभी एक नए CJI बने हैं, नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। उनका क्या नाम है? उनका नाम है संजीव खन्ना। क्या नाम है? संजीव खन्ना। ठीक है, ये अभी के CJI हैं, CJI ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आप समझ में आया सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं अभी के टाइम में? कितने न्यायाधीश हैं? 31 न्यायाधीश अभी हैं कार्यरत। कितने हो सकते हैं? तो इसमें 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या पावर दिया गया है हमारे संविधान की तरफ से? क्या है सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या पावर दिया गया है? किसके तरफ से? हमारे संविधान के तरफ से सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या पावर दिया गया है? तो हमारे संविधान के तरफ से सुप्रीम कोर्ट को पहला जो है वह दिया गया है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जो कि सुप्रीम कोर्ट खुद से जो है जिस केस को सुप्रीम कोर्ट खुद से एडजुडिकेट करेगी, खुद से देखेगी, उसी को हम कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब इसमें कौन कौन सा केस आता है? इसमें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में कौन कौन सा केस आएगा आपके हिसाब से? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में वैसा केस आएगा जो कि स्टेट वर्सेज सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। मान लीजिए बिहार गवर्नमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केस का नाम पढ़े होंगे कभी भी, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो नहीं होता है, नॉर्मली यूनियन ऑफ इंडिया ही लिखा होता है। तो वैसे जो केस जो कि एक स्टेट और एक राज्य और केंद्र शासित केंद्र के बीच में जो केस बनता है, उसको उसका ट्रायल करना है, किसके पास पावर है? उसका पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। यह है इसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। उसके बाद आता है अपीलेंट ज्यूरिसडिक्शन। क्या आता है? अपीलेंट ज्यूरिसडिक्शन। क्या है? अपीलेंट ज्यूरिसडिक्शन। इसमें होता है कि टू चैलेंज द जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट। क्या है? टू चैलेंज द जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट से जो नीचे के कोर्ट हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश में नॉर्मली क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, 1 2 3, यहां हो गया SC, यहां हो गया HC, यहां हो गया DC। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है अपीलेंट ज्यूरिसडिक्शन भी रखता है। वो किस मामले में? हाई कोर्ट जो भी उसके लोअर कोर्ट है, उसके जजमेंट पे अगर कोई रिव्यू पिटीशन या फिर कोई चैलेंज होता है कि नहीं आपका जजमेंट सही नहीं है, हम इस चीज को आगे अगले अदालत में ले जाएंगे, इसको हम रिवर्स करवाएंगे, तो उसी को कहते हैं अपीलेंट ज्यूरिसडिक्शन, टू चैलेंज द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट से जो नीचे का कोर्ट है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है क्या? एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। क्या पावर है? एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का पावर भी है सुप्रीम कोर्ट के पास। इसमें क्या होता है? इसमें होता है टू गिव अ एडवाइस। क्या होता है? टू गिव एडवाइस। हमारे संविधान में जब आप प्रेसिडेंट के बारे में जब पढ़ेंगे, उसी में आर्टिकल 143 है शायद, हाँ, उसमें यह दिया है कि जो है प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से किसी भी कानूनी मसले पर एडवाइस जो है वह मांग सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एडवाइस मांग सकते हैं। लेकिन जो एडवाइस मांगेंगे वो प्रेसिडेंट को मानने के लिए प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। लेकिन यहां पे एडवाइस देने का भी पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। किसको? प्रेसिडेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को।
उसके बाद आता है इसका लास्ट है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या? कोई ऐसा लॉ जो कि हमारे भारतीय संविधान को कंट्राडिक्ट कर रहा है, जो कि हमारे भारतीय संविधान में दिए हुए बातों को कंट्राडिक्ट कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है, उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, उसका जुडिशियल रिव्यू कौन करेगा? हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। आप कई बार सुने हैं कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एब्स्ट्रक्ट कर दिया गया, मतलब खारिज कर दिया गया कि आप इसको लागू नहीं करेंगे। क्या कर दिया गया है? खारिज कर दिया गया है। किसके तहत? इसी के तहत खारिज होता है, जुडिशियल रिव्यू के तहत उसको सुप्रीम कोर्ट जो है खारिज कर देती है। काहे? क्योंकि वह भारतीय संविधान में दिए हुए अनुच्छेदों में दिए हुए बातों को क्या करता है? कंट्राडिक्ट करता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इसके बाद जाता है, सुप्रीम कोर्ट के बाद जो आएगा वो आता है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट के बाद आता है हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट क्या है? हाई कोर्ट का मतलब होता है उच्च न्यायालय। क्या मतलब होता है? उच्च न्यायालय। क्या मतलब होता है? उच्च न्यायालय। इसके पास कैसा पावर है? इसके पास भी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। क्या है इसके पास? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब इसके पास जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, क्या वो वैसा ही है जो सुप्रीम कोर्ट के पास है? क्या वो वैसा ही ज्यूरिसडिक्शन है जो सुप्रीम कोर्ट के पास है? तो नहीं। इसके पास जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है वो स्टेट के कंसर्न में होगा। किसके कंसर्न में होगा? ओनली फॉर द स्टेट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास किसके कंसर्न में भी होगा? स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसी तरह इसके पास अपीलेंट ज्यूरिडिक्शन भी है। क्या है? अपीलेंट भी है। किसके संदर्भ में इसके पास अपीलेंट ज्यूरिडिक्शन? किसके संदर्भ में है? हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट के पास जो अपीलेंट ज्यूरिडिक्शन है उसके लोअर कोर्ट के संदर्भ में है। अब लोअर कोर्ट क्या होगा हाई कोर्ट का? हाई कोर्ट का लोअर कोर्ट होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है, जिला न्यायालय जो होता है, वह जो है हाई कोर्ट का लोअर कोर्ट माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का लोअर कोर्ट क्या माना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का लोअर कोर्ट नॉर्मली जो है वह हाई कोर्ट होता है। होता दोनों है, लेकिन किसके बात को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बात को आप लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये हायरार्की का नियम के विरुद्ध हो जाएगा। कभी भी जब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वो हाई कोर्ट की बात को ही लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का लोअर कोर्ट कौन होगा? हाई कोर्ट होगा। हाई कोर्ट का लोअर कोर्ट कौन होगा? हाई कोर्ट का लोअर कोर्ट कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। समझ में आया? उसके आगे लिखा है हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का भी पावर है। अब भाई जुडिशियल रिव्यू का पावर हाई कोर्ट को क्यों दिया गया है? मन में दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा, जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट क्यों करेगा? जब लॉ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है तो हाई कोर्ट क्यों रिव्यू करेगा? हाई कोर्ट क्यों रिव्यू करेगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है? तो इसमें एक और चीज दिया है कि जो भी कानून होता है, जो हमारे संविधान में 3 लिस्ट दिए गए हैं, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, तो जितने भी कानून जो हमारे देश में कभी कार्यरत हैं, जो चल रहा है, जितने भी लॉ चल रहे हैं, वो सब किस में आते हैं? कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। और कंकरेंट लिस्ट का क्या है प्रोविजन? नॉर्मली उस लिस्ट में आने वाला कोई भी कानून राज्य एवं केंद्र दोनों बना सकते हैं। उसी तरह जब कोई राज्य एक अलग कानून बनाता है अपने राज्य भर के लिए, उस कानून को जो है चैलेंज जो है जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से हम हाई कोर्ट में कर सकते हैं।
इसीलिए यहाँ पे हाईकोर्ट के पास भी क्या है, जुडिशियल रिव्यू का पावर दिया गया है। समझे, क्या दिया गया है? हाईकोर्ट के पास भी जुडिशियल रिव्यू का पावर दिया गया है। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? चलो आगे देखते हैं इसके आगे। अब इसमें क्या लिखा है, आइए आगे देखते हैं क्या क्या है इसके आगे, क्या छूट रहा है हाई कोर्ट में। ठीक है, आगे लिखा है कि अभी जो है वर्तमान में इस समय हमारे देश में 25 हाई कोर्ट हैं। कितने हाई कोर्ट हैं? ओनली 25। लेकिन हमारे देश में कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं भाई हमारे देश में? आप लोग बताइए, कितने राज्य हैं हमारे देश में? 25 हाईकोर्ट क्यों दिए गए हैं जबकि राज्य ज्यादा हैं? 25 राज्य क्यों दिए गए हैं? हमारे देश में अभी जो है 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 स्टेट। नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि हर एक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, लेकिन जब 28 राज्य है हमारे देश में तो 25 उच्च न्यायालय काहे हैं? भाई क्यों हो सकता है 25? जब 28 है तो 28 होना चाहिए। तो आपको बता दे, हमारे संविधान में यह भी प्रोविजन दिया गया है कि एक उच्च न्यायालय जो है वो एक से ज्यादा राज्यों का उच्च न्यायालय हो सकता है। इसीलिए जो है हमारे यहाँ जो है 25 उच्च न्यायालय ही हैं। जैसे आप देख लीजिए, अभी के टाइम में आप देख लीजिए, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पंजाब राज्य के लिए भी है और हरियाणा राज्य के लिए भी तो हो गया, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। उसमें साथ में चंडीगढ़ भी आ जाता है, जो यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, उसका भी उच्च न्यायालय कौन है? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है। उसी तरीके से और भी एक दो है जिसमें जो है 2 स्टेट का एक ही उच्च न्यायालय है। इसीलिए हमारा एट प्रेजेंट कितने उच्च न्यायालय हैं हमारे देश में? एट प्रेजेंट हमारे देश में केवल 25 उच्च न्यायालय स्थापित हैं। उसके बाद आता है, अब आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात। अब क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात आता है। क्या लिखा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में? देखो यहां क्या लिखा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, थोड़ा नीचे हो गया था, अब दिखाई दे रहा है। क्या लिखा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में? हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या लिखा है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इट इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। जब भी आप किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे तो उस पर लिखा होता है जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायालय। काहे कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसी के पास सिविल का भी पावर है, उसी के पास क्रिमिनल का भी पावर है। ठीक है, उसमें जो है अलग अलग बाई फॉरगेट करके उसमें लिखा जाता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। अब इसमें 2 चीज आता है। सिविल को जो है इट इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट, मतलब जब जो डीजे होता है, जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, जब नॉर्मली जब वो सिविल केसेस देख रहे होंगे तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज कहे जाएंगे। लेकिन जिस वक्त वो क्रिमिनल केस देख रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे? जिस वक्त वो क्रिमिनल केस देख रहे होंगे उस वक्त उनको हम किस नाम से जानेंगे? सेशन जज के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? सेशन जज के नाम से हम उनको जानेंगे। इसीलिए लिखा होता है जिला एवं सत्र न्यायालय।